जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसे कि हम जनरल इकोनॉमिक्स के हमने मैराथन सेशन स्टार्ट किए थे, अपने 2 सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, रोल ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी 2 सेशन में कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा मैराथन सेशन रहेगा उसमें हम 2 मेन टॉपिक पे एम्फेसाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी। आपके सिलेबस में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देखता है तो हमने कवर कर लिया। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है तो आज हम इसको कवर करेंगे। और दूसरा प्लांट वर्सेस मार्केट इकोनॉमी को कंसेप्ट को समझेंगे, इन दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे और इसके साथ साथ जो है आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसका कंसेप्ट भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, फिस्कल पॉलिसी समझने में तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तुमने मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से पढ़ा, इसलिए आई होप कि आपने पहले सेशन 2 कवर किए होंगे। देखो होता क्या है, अब गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो हम पे टैक्स लगाती है, हम पे टैक्स लगा के हमसे पैसा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और फिर क्या करती है गवर्नमेंट खर्चा कर देती है। वो खर्चे से रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, मान लो किसी को सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है या सैलरीज प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट का काम है एक तो टैक्स लगाना, उसे पैसा कलेक्ट करना और एक्सपेंडिचर खर्चा करना हम लोगों के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट इस टैक्स और एक्सपेंडिचर की हेल्प से मार्केट में कितनी मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट कर सकती है। यही गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है। जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में हमने ये समझा था कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को चेंज करके किस तरह मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता था, यही था ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करके मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता था, तो वो था मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हमने देखना है कि गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग, मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उनको यूज करके किस तरह से जितनी डिमांड गुड्स एंड सप्लाई की है मार्केट में उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करती है। यही होता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये कंसेप्ट तो तुम्हें समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत। देखो फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी वो पार्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसी का। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है हमारी। तो वो पार्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसी का जिसकी हेल्प से क्या करती है गवर्नमेंट, रेवेन्यू को रेज करती है और टैक्सेशन के थ्रू और खर्चा करती है। क्यों करती है, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई रेगुलेट हो सके। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहली बात, किसने ये बोला था कि फिस्कल पॉलिसी को हम यूज कर सकते हैं रिसेशंस को कंट्रोल करने के लिए, तो सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था जे.एम. केनिस ने। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, जॉन मेनार्ड केनिस। ठीक है, इन्होंने 1930s में ये चीज बोली थी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी को यूज करके रिसेशन को जो है कम भी कर सकती है। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन होता है मार्केट में मंदी आ जाना। मंदी आने का मतलब यह है कि मार्केट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उस सिचुएशन को बोलते हैं रिसेशन। तो रिसेशन को फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये किसने बोला था, जॉन मेनार्ड केनिस ने बोला था 1930s में। देखो बिल्कुल भी इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 कंसेप्ट हमारे पास, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकता है। मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। तो इंटरेस्ट रेट को आरबीआई चेंज करता था ना, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को कम करता था तो बैंक जो है वो ज्यादा लोन लेते थे, बैंक ज्यादा लोन लेते थे, बैंकों से लोग ज्यादा लोन लेते तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता था। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करने से आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को चेंज कर सकती है। ये था मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह गवर्नमेंट जो टैक्स और एक्सपेंडिचर है उसको चेंज करके मार्केट में जो है वो क्या कर सकती है, मनी सप्लाई को चेंज कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट की क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब जो हमारी फिस्कल पॉलिसी, सबसे पहले हमने समझना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, 3 मेन टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी की। यहां से क्वेश्चन बनते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसको आराम से कवर करेंगे। कौन कौन से 3 मेन टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। देखो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुमने मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से पढ़ा है ना, फिस्कल पॉलिसी बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, एक है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसके साथ में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पहली, ठीक है। सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। कौन सी, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ये 3 तरह की फिस्कल पॉलिसी है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देखो नाम से भी थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया लग रहा होगा। जैसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब
एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड का मतलब होता है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है। देखो अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला गवर्नमेंट के पास दो ही टूल हैं, क्या? एक तो टैक्स और दूसरा खर्चा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी जिससे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी? मतलब गवर्नमेंट, एक्सपेंशन का मतलब है मार्केट में मनी ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपैंड कर रही है मार्केट, मतलब मार्केट में हमें पैसा ज्यादा लाना है। तो मार्केट में पैसा ज्यादा तब आएगा जब गवर्नमेंट टैक्सेस को क्या कर देगी? कम कर देगी। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट हमसे पैसा कलेक्ट करती है ना, जब गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगी, मान लो पहले किसी चीज पे 5% टैक्स लगाती थी, अब उस पर 2% टैक्स है, इसका मतलब यह है कि अब लोगों से कम पैसा गवर्नमेंट ले रही है। तो टैक्स जो है वो कम करने से गवर्नमेंट ने पैसा लोगों से कम खींचा, इसका मतलब वो पैसा मार्केट में रहा, इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। और दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है? जो एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट की हम स्पेंडिंग बोलें, उसको बढ़ा देती है। तो जब भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है, खर्चे को बढ़ा देती है या टैक्स को कम कर दी है, तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। मतलब क्यों? गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में पैसा बढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है और स्पेंडिंग को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि मार्केट में पैसा बढ़े? गवर्नमेंट इसलिए चाहती है क्योंकि मार्केट में जितना लोगों के पास पैसा होगा उतनी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी चीजों की डिमांड बढ़ेगी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है मार्केट में। इसलिए जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट को मार्केट में डिमांड रेस करनी है या मार्केट में ग्रोथ करवानी है, तो वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करता है, मतलब टैक्सेस को कम कर देता है और अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा देता है। ठीक है, अब एक टाइम पे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मार्केट में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो अब गवर्नमेंट आएगी कंट्रेक्शनली फिस्कल पॉलिसी की तरफ। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी। तो जब गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाएगी तो लोगों से पैसा गवर्नमेंट खींच लेगी, मार्केट में पैसा ज्यादा बचेगा नहीं, मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं बचेगा तो ज्यादा डिमांड भी नहीं होगी। तो जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाती है या स्पेंडिंग को अपनी कम कर देती है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रेक्शनली फिस्कल पॉलिसी। ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट कब यूज करेगी? जब मार्केट में बहुत महंगाई है। महंगाई तभी होती है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लोग बहुत ज्यादा पैसा। मैंने आपको एग्जांपल से भी पढ़ाया था कि अगर आप सब्जी मंडी में जाते हो, वहां पर एक आलू की बोरी बिक रही है 200-250 रुपए की, बट वहां पर 15-20 लोग एट अ टाइम आ जाते हैं। ठीक है, नवरात्रि चल रहे हैं और 20 लोग आलू लेने के लिए एट अ टाइम आ गए। उन सब ने डिमांड की कि मुझे भी आलू की बोरी चाहिए, मुझे भी आलू की बोरी चाहिए। ठीक है, तो वो दुकानदार क्या करेगा? आलू की बोरी का प्राइस बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि सब डिमांड कर रहे हैं, वो वही बोरी 500 की बिकेगी। महंगाई बढ़ जाती है जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाए। तो फिर जब महंगाई को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करती है गवर्नमेंट, वो क्या करती है? टैक्सेस को बढ़ा देती है और स्पेंडिंग्स को कम कर देती है, ताकि लोगों से पैसा जो है गवर्नमेंट खींच ले और टैक्स के थ्रू, और गवर्नमेंट जब पैसा खींच लेती है मार्केट में पैसा कम बचता है और डिमांड जो है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी वो होती है जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ना गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है ना गवर्नमेंट जो है कंट्रैक्शन की तरफ जा रही है, मतलब वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रही है। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का मतलब है कि जितना, ध्यान से सुनना, जितना जो है गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, जितना पैसा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, मतलब खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, उतना ही पैसा जो है गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कलेक्ट कर रही है। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या है? स्पेंडिंग ज्यादा नहीं है टैक्सेस से या टैक्सेस ज्यादा नहीं है स्पेंडिंग से, ऐसी फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। जबकि ऐसी पॉलिसी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी का मतलब बताइए, अभी मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा, फिर आपको बैलेंस बजट का कंसेप्ट समझाऊंगा। बैलेंस बजट इज बेसिकली न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। बैलेंस बजट का मतलब क्या है? देखो, बजट में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है गवर्नमेंट का रिसिप्ट, गवर्नमेंट पैसा कहां से ले रही है, और दूसरा आता है गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट कितना खर्चा करिए। अगर जितना गवर्नमेंट पैसा रिसीव करिए उतना ही गवर्नमेंट खर्चा करिए, तो वो है बैलेंस बजट। इसका मतलब वो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी है, उसमें गवर्नमेंट कोई मार्केट में एक्सपेंशनरी या कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज नहीं करे। आई होप तुम्हें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरह से मैंने तुम्हें इन चीजों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक बार वापस ये सारी चीजें समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, कुछ और कंसेप्ट जो मुझे आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको ये बोला, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसी तरह गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे और टैक्सेस को चेंज करके मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। जेएम केनेस ने 1930 में पहली बार बोला था कि फिस्कल पॉलिसी को हम यूज कर सकते हैं रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है रिसेशन का मतलब होता है मार्केट में तंगी आ जाना। तंगी आती क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे किसी चीज की, तो फिर कैसे ग्रोथ होगी। और दूसरा होता है बूम ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पे बहुत दबादब लोगों के पास पैसा और लोग दबादब स्पेंड कर रहे हैं। तो बूम और रिसेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकती है कौन? फिस्कल पॉलिसी। ये जेएम केनेस ने 1930 में पहली बार बोला था।
फिर फिस्कल पॉलिसी की तीन मेन टाइप्स है। एक है एक्सपेंशनरी। एक्सपैंड करने का मतलब होता है जब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो जब भी गवर्नमेंट को मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा तो वो क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी और खर्चा या स्पेंडिंग को बढ़ा देगी। दैट इज नोन एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और दूसरा आ गया कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसा खींचना है ताकि डिमांड कम हो, तो वो क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी और स्पेंडिंग को अपनी कम कर देगी। और न्यूट्रल में न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, जितना गवर्नमेंट स्पेंड करिए उतना ही टैक्स के थ्रू कलेक्ट है। इसका मतलब ना ही वहां पर एक्सपेंशन हो रही है, ना ही वहां पर कंट्रैक्शन हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया था ना, मैंने ये चीजें ऑलरेडी आपको समझाई थी, बट मैंने वो टर्म यूज नहीं करी थी। कौन सी? इसी तरह जैसे हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होता है, इसी तरह एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है, ठीक है, और न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है, ठीक है। ये मैंने वहां पर भी समझाया हुआ आपको, मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? मतलब जब आरबीआई ये चाहती है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तभी डिमांड, तो मार्केट आरबीआई कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होगा, आरबीआई क्या करेगी, सारे इंटरेस्ट रेट अपने कम कर देगी। आरबीआई जैसे ही इंटरेस्ट रेट को कम करेगी, बैंकों को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, और बैंक सस्ते रेट पे लोगों को लोन देंगे, तो लोग जो है बैंकों से पैसा लेंगे, मार्केट में पैसा आएगा, तो मार्केट में पैसा आने से क्या होता है, डिमांड रेज होती है। तो जब भी आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है तो वो क्या करता है, अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। जब आरबीआई कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करे तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई जब अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, इससे क्या होता है, इससे आरबीआई जैसे ही अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, इससे क्या होता है कि ज्यादा बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेते, क्योंकि इतने महंगे रेट पे क्यों लोन लेंगे। इसी तरह जो लोग हैं वो भी बैंकों से लोन नहीं लेते, तो लोग बैंकों से लोन नहीं लेते, इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में जो है वो पैसा कम आता है। मार्केट में कम पैसा आने की वजह से इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं हम, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने मेन चीजें कवर कर ली। एक तो हमने फिस्कल पॉलिसी क्या होता है वो देखा, और फिस्कल पॉलिसी की टाइप देखी। एक होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स, ये भी मैंने साथ साथ आपको यहां पर रिवाइज कर दी, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने समझा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी लाने से गवर्नमेंट का फायदा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट का क्या फायदा है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है फिस्कल पॉलिसी लाने से, ठीक है। कुछ मैं पॉइंट लिखूंगा फिर मैं इनको एक्सप्लेन। सबसे पहले इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग हैं वो एम्प्लॉय हो सकें, ठीक है, वो रिसोर्सेज को यूज करके कुछ ना कुछ जनरेट करें। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, ये तो आपको पता ही है कि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी से प्राइस स्टेबल होता है, इसी तरह फिस्कल पॉलिसी से भी प्राइस स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम एलोकेशन हो, मतलब ये ना हो कि रिसोर्सेज सिर्फ एक ही जगह यूज किए जाए, उसका ऑप्टिमम एलोकेशन हो किसका, रिसोर्सेज का, ठीक है। इसके लिए भी जो है फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट यूज करती है। नेक्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, ये अभी समझाता हूं कैसे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे टैक्सेस का कंसेप्ट आ जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। कैपिटल फॉर्मेशन हो, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन हो, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन हो, और इन्वेस्टमेंट बढ़े। कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना किसको, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, इनकरेज इन्वेस्टमेंट। ये सारे पॉइंट हैं जो क्या करते हैं, जो फिस्कल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब फिस्कल पॉलिसी की वजह से हम ये चीज किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में जैसे इंडिया में अचीव करना चाहें। सबसे पहली बात, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि मतलब गवर्नमेंट क्या करी है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इस तरह से करी है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। अगर हम पूरी मार्केट को, अगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी नहीं लाती है, पूरा का पूरा मार्केट में छोड़ देती है, तो जो भी मार्केट इकोनॉमी होती है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसमें अमीर ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब ज्यादा गरीब होते जाते हैं, क्योंकि उसमें पर्सनल प्रॉफिट देखा जाता है। बट फिस्कल पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस तरह से करती है ताकि गांव वाले एरिया में भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो सबसे पहले तो ये फायदा है, क्योंकि देखो फिस्कल पॉलिसी से हो क्या रहा है, फिस्कल पॉलिसी से टैक्स लग रहे हैं और स्पेंडिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट सोच समझ के स्पेंडिंग करती है ना, कि मतलब स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो है गरीब एरियाज में, रूरल एरियाज में भी क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, तो इससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करें। प्राइस स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी आपको समझ आता है कि फिस्कल पॉलिसी से, जैसे ही एक्सपेंशनरी फिस्कल
पॉलिसी होगी तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट मार्केट में पैसा ज्यादा लाएगी, ठीक है, और कंट्रैक्शनरी हो तो गवर्नमेंट मार्केट से पैसा खींचेगी। तो प्राइस को मेंटेन करने में हम फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखो, जैसे फिस्कल पॉलिसी होगी इसकी हेल्प से गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, मान लो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक तरह से हम रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो उस तरह से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिस्कल पॉलिसी का रोल है। फिर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा नहीं हो कि रिसोर्सेज को मतलब एक ही कंपनी यूज कर रही है, उसका पूरा इफेक्टिव यूज हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिस्कल पॉलिसी को लाते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिस्कल पॉलिसी का मेन काम ही यही होता है, वेलफेयर लोगों का देखना, ताकि वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी गवर्नमेंट बढ़ा देती है। क्यों? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक बंदा जो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि सारे जो हैं वो एक मिनिमम बार को क्रॉस कर लें। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए भी फिस्कल पॉलिसी होती है, क्योंकि आपको पता है ना, टैक्स जो है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसी तरह से टैक्स पे बढ़ती है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। उसी तरह इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। देखो, गवर्नमेंट जो हम लोगों से टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है, उससे गवर्नमेंट क्या बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है ना, हाईवेज बनाती है, उससे क्या बनाता है, एयरपोर्ट्स बनाता है, सी पोर्ट्स बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये सारे कैपिटल चीजें हैं, जिस एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से फ्यूचर में हमें फायदा होगा। अगर सपोज करो ये सब ना हो, हम सिर्फ अपने पैसे कमाएं और खुद पे ही यूज करें, तो हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, कभी नहीं करें, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो। तो इसी ये सारे बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना, प्राइस को स्टेबल करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्या रोल्स हैं, किसके रोल्स हैं, इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी के रोल हैं। ये पॉइंट तुम्हें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा कि फिस्कल पॉलिसी जो है एक्सपेंशनरी होती है और कंट्रैक्शनरी होती है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी होती है। इसी तरह हम दो और तरह से फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। कैसे? एक होता है काउंटर साइक्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे समझ लेना, काउंटर साइक्लिक, इसमें यूपीएससी में कई बार यहां से क्वेश्चन आए, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और दूसरा है प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। तो दो हैं, एक है काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, एक है प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो आप समझ गए, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है टैक्स और बेसिकली स्पेंडिंग गवर्नमेंट किस तरह से करती है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करे, वो होता है फिस्कल पॉलिसी। अब इसकी दो पार्ट है, एक है काउंटर साइक्लिक, एक है प्रो साइक्लिक। काउंटर साइक्लिक मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट यूज करेगी काउंटर करने के लिए। गवर्नमेंट किसको काउंटर कर रही है? दो ही चीजें जिसको गवर्नमेंट काउंटर करेगी, बूम को और रिसेशन को। दो ही चीजें ना जिसको गवर्नमेंट जो है वो काउंटर करेगी, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। बूम का मतलब होता है मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, इस सिचुएशन को बोलते हैं बूम। और रिसेशन होता है मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, नो मनी इन मार्केट, मैं ऐसे लिख देता हूं, मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल पैसा नहीं है तो बिल्कुल डिमांड भी नहीं है, इस केस में डिमांड। तो जब फिस्कल पॉलिसी इस तरह से आती है कि इन दोनों सिचुएशन के काउंटर में काम, अपोजिट काम करते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। मान लो अगर मार्केट में बूम है, बहुत ज्यादा डिमांड है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, इसके काउंटर गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ा देगी तो मार्केट से पैसा खींच लेगी, ठीक है, स्पेंडिंग को कम कर देगी। और दूसरा, अगर मार्केट में रिसेशन है, मार्केट में बिल्कुल तंगी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को बिल्कुल कम कर देगी। टैक्स को कम कर देगी गवर्नमेंट, तो लोगों के पास पैसा बहुत बचेगा, और पैसा बचेगा तो मार्केट में वापस डिमांड क्रिएट होगी। तो जब भी गवर्नमेंट जो है, जो भी साइकिल चल रहा है मार्केट में, उसके अपोजिट काम करते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिक फिस्कल। काउंटर मतलब होता है अपोजिट काम करना। अगर बूम है मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसके अपोजिट क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, पैसा ले लेगी। दैट इज नोन है काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। और अगर मार्केट में रिसेशन है तो इसके अपोजिट क्या होगा, वो टैक्स बिल्कुल खत्म कर देगी, बिल्कुल कम कर देगी। इससे क्या होगा, मार्केट में लोगों का बहुत, देखो यार, जितना तुम्हारी इनकम टैक्स में 10% पहले टैक्स लग रहा था, फिर गवर्नमेंट 4% कर देती है 10% से, तो 6% पैसा तुम्हारे पास ही बचा ना। तो जब गवर्नमेंट टैक्स करती है तो पैसा तुम्हारे पास बचता है, और तुम पैसा खर्चोगे तो मार्केट में डिमांड रेज होगी। अगर मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी के तहत टैक्सेस को बिल्कुल कम कर देगी ताकि आपके पास पैसा बचे और आप पैसा मार्केट में लगाओ, ठीक है। प्रो साइक्लिक फिस्कल, प्रो मतलब होता है जो हो रहा है उसी के साथ काम करो। मान लो अगर बूम वाली सिचुएशन है, ऑलरेडी मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मार्केट में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है,
तो इस टाइम पे गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट काम ना करके उसको सपोर्ट करे, भूम को सपोर्ट करे। भूम को सपोर्ट करना मतलब एक तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, ऊपर से गवर्नमेंट भी टैक्स बहुत ज्यादा कम कर गए, तो लोगों के पास वैसे भी ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसा था, अब टैक्स और कम हो गया, और ज्यादा पैसा बचा। ऐसा होता है प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और जब अगर रिसेशन है, रिसेशन के केस में गवर्नमेंट का, रिसेशन के केस में मतलब लोगों के पास रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो काउंटर में क्या करती, लोगों को पैसा देती, बट इस केस में क्या करेगी, लोगों से पैसा भी खींच लेगी, तो टैक्स और बढ़ा देगी। ये कौन सा हो गया, प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मतलब काउंटर साइक्लिक मतलब जो साइकिल चल रहा है ना उसके अपोजिट काम कर रहा है। अगर बूम वाली सिचुएशन है तो टैक्सेस को बढ़ाओ, लोगों से पैसा खींच लो, तो उसके अपोजिट काम हुआ। अगर रिसेशन है तो टैक्सेस को कम कर दो ताकि मार्केट में पैसा है, उसका उल्टा काम हुआ। बट प्रो साइक्लिक में होता है जो हो रहा है उसी को बूस्ट करो, ठीक है। अगर बूम है तो टैक्स कम करके और बूम लाओ, अगर रिसेशन है तो टैक्स बढ़ा के और रिसेशन लाओ, ऐसे बोलते हैं प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। आई होप जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम्हें अच्छे से कवर हो रही है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो यार, मतलब आप समझते चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि तुम कवर नहीं कर सकते। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी, हमने पढ़ा सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस और जो अपना रेवेन्यू है जो टैक्स कलेक्ट करा और स्पेंडिंग्स को चेंज करके मार्केट में पैसों को चेंज करता है, मनी सप्लाई को, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसके लिए तीन हमने देखा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कंट्रेक्शनरी और न्यूट्रल। फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी भी समझा, एक्सपेंशनरी और जो है कंट्रेक्शनरी, ऑल्दो मैंने पहले भी पढ़ा था, मैं वापस रिवाइज करा। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, एक तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा फिस्कल पॉलिसी से क्या क्या हम कर सकते हैं। मेन होता है कि लोगों के वेलफेयर को देखना, ताकि टैक्स उस हिसाब से लगाएं ताकि जो गरीब हैं वो भी, उन पर कम टैक्स लगेगा, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगे, ठीक है। और साथ में क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और भी कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ये सारे फिस्कल पॉलिसी के काम है, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, आगे देखेंगे, इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी का यही काम होता है कि वो मार्केट पे भी चीजें छोड़े और खुद भी कुछ ऐसा करे जहां पे लोगों का वेलफेयर देखा जाए, ठीक है। उसके हमने प्रो साइक्लिक और काउंटर साइक्लिक कंसेप्ट समझा। काउंटर साइक्लिक ये कहता है कि अगर मार्केट में महंगाई है तो उसको कम करना है, उसके काउंटर में काम करना है। और प्रो साइक्लिक बोलता है अगर महंगाई है तो और महंगाई करवाओ, ठीक है। वो होता है प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब एक चीज है फिस्कल काउंसिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समझना। क्या सबसे पहली बात आपको अगर पेपर में पूछ ले, क्या इंडिया में कोई इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल है, तो इंडिया में एट प्रेजेंटली नो इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, कोई भी इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल इंडिया में अभी नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, फिस्कल काउंसिल होता क्या है। फिस्कल काउंसिल एक परमानेंट बॉडी होती है जिसका काम होता है कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज को क्या करना, इंडिपेंडेंटली एक्सेस करना, कि वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी सही है या नहीं है, और बेसिकली प्रोजेक्ट करना कि कैसे कैसे पैरामीटर्स होने चाहिए, ये होता है फिस्कल पॉलिसी। एट प्रेजेंटली कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिया में फिस्कल पॉलिसी है नहीं, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या कभी किसी ने रिकमेंड किया, तो बिल्कुल हमारी 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, इवन 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ये चीज बोला था कि जो है एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल इंडिया में होनी चाहिए। बट अभी तक कोई भी इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल मतलब एक ऐसी बॉडी जिसका काम होगा कि इंडिपेंडेंटली असेस करेगी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी ठीक है कि नहीं है। इसमें गवर्नमेंट के बंदे नहीं होंगे, ये इंडिपेंडेंटली एक्सेस करेगी कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी ठीक है कि नहीं। इवन 13, 14, 15 जो फाइनेंस कमीशन हैं, इन्होंने रिकमेंड किया कि फिस्कल पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बट अभी तक कोई भी इंडिपेंडेंट फिस्कल पॉलिसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये पॉइंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम इस पॉइंट को इजी से कर लोगे, ठीक है। अब देखो हमने यहां तक जो मेन आपका फिस्कल पॉलिसी वाली चीज है ना, वो सिर्फ इतना ही था। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है। बट अगर हम फिस्कल पॉलिसी में ये चीज समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, कि गवर्नमेंट किस तरह से लोगों से पैसा टैक्स करता है और उसमें स्पेंडिंग कैसे करता है, मतलब गवर्नमेंट का बजट। तो बजट जो है उसमें आपको ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का पैसा आता कहां से और गवर्नमेंट का पैसा जाता कहां पे है। तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट की रिसिप्ट क्या है, पैसा आने के सोर्सेज क्या है, रेवेन्यू क्या है और कैपिटल जो है, दोनों पार्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, फिर कवर करते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, जो भी गवर्नमेंट को बोलते हैं पब्लिक, तो पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का सबसे पहली बात, गवर्नमेंट का एक तो होता है, कोई भी चीज होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू पार्ट, ठीक है, एक होता है रेवेन्यू पार्ट। जब भी बजट आता है ना उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। क्या होता है कैपिटल बजट। पहले तो तुम्हें ये फर्क पता होना चाहिए, रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फर्क है।
देखो मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपना घर बनाया, ठीक है। मेरा घर मेरे लिए कैपिटल है, क्यों? क्योंकि वो मेरे को फ्यूचर में काम आएगा, वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहीं पे लैंड ली, वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, मैं कहीं वहां पे इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, ठीक है। बट मान लो मैं गया, मैंने कपड़े ले लिए, वो एक रेवेन्यू खर्चा है मेरा, वो मतलब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने खाने की कोई चीज ली और मैंने उसको खा लिया, वो रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू में वो पार्ट आता है, रेवेन्यू में गवर्नमेंट वो पार्ट आता है जो गवर्नमेंट, मतलब मान लो जिसकी वजह से कोई भी एसेट नहीं बन रहा है हमारा, जिसकी वजह से कोई भी एसेट नहीं बन रहा है हमारा, या हमारा उधार कम नहीं हो रहा है, कोई लाइबिलिटी वाला केस नहीं है, वो सारा किस में आता है? रेवेन्यू पार्ट में। और जो एसेट और लाइबिलिटी वाला पार्ट आता है वो सारा किस में आता है? कैपिटल पार्ट में, ठीक है। मतलब रेवेन्यू वाले, मान लो गवर्नमेंट ने किसी को सैलरी दे दी। अब गवर्नमेंट ने अगर किसी को सैलरी दी है तो वो सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ने दे दी, उससे क्या गवर्नमेंट को फायदा हुआ? फ्यूचर में कोई फायदा होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो सैलरी इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, वो एक रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है। अब चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, उसके दो पार्ट होते हैं। कोई भी चीज में, रेवेन्यू में भी दो चीजें, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक होता है खर्चा। तो देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मतलब है? मतलब रिसिप्ट मतलब होता है गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू में पैसा आया। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू में कहाँ कहाँ से पैसा कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट दो तरह से पैसा कलेक्ट करती है, एक तो टैक्स लगा के, ठीक है, एक तो टैक्स से, एक दूसरा नॉन टैक्स से, ठीक है। तो दो पार्ट हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के, जहां पे रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट जहां से पैसा रिसीव करिए, या तो टैक्स लगा के पैसा रिसीव करिए या तो नॉन टैक्स से। टैक्स में दो तरह के टैक्स आते हैं, आप सबको पता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स, जैसे आपकी इनकम में जो टैक्स लगता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट में जो लगता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मान लो वेल्थ पे आपकी टैक्स लगा, आपकी जितनी वेल्थ होगी उतना टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट जैसे मतलब जीएसटी लगता है, जैसे आपका कोई भी वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कस्टम टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुए। और नॉन टैक्स से कैसे पैसा आता है? मान लो देखो, नॉन टैक्स में कैसे पैसा आता है, मान लो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कहीं पर फैक्ट्री लगाई थी। अब गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री रेवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल है। बट फैक्ट्री से जो प्रॉफिट आता है गवर्नमेंट को हर साल, वो प्रॉफिट जो है इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने किसी को, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट को, मान लो सिंगापुर की गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, तो जो लोन दिया हुआ है वो कैपिटल का पार्ट है, वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। बट लोन पे जो इंटरेस्ट हमें उनसे रिसीव हो रहा है हर साल, वो इंटरेस्ट जो है वो किसका पार्ट है? रेवेन्यू का। रेवेन्यू होता है एक साल के अंदर, समझ लो, ठीक है, जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा खर्चा और प्रॉफिट है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, ठीक है। मान लो अगर कोई कंट्री इंडिया को पैसा देती है, ग्रांट में कोई पैसा इंडिया को रिसीव होता है, ठीक है, कोई ग्रांट रिसीव होती है, वो भी किस में आ जाता है? वो भी हमारा ग्रांट रेवेन्यू जो है वो भी किसका पार्ट है? वो भी हमारा रिसिप्ट में आता है। ये सारे गवर्नमेंट के रिसिप्ट हैं, कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करती है? मान लो, अब देखो, जैसे हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, मान लो हमने यूएसए से लोन लिया हुआ है, तो हमें हर साल यूएसए को इंटरेस्ट पे भी तो करना है ना। तो इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो हमारा क्या है? इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा एक्सपेंडिचर। और कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसी चीज में, तो गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है ना, वो भी क्या है? पार्ट। मान लो गवर्नमेंट किसी को सैलरी देती है, तो वो भी हमारा क्या है? वो भी हमारा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो हम किसी देश को ग्रांट में पैसा देते हैं, ठीक है, हम कितनी ग्रांट देते हैं ना अपने जो नेबरिंग देश है, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान को दे दिया हमने, मान लो श्रीलंका को दिया था पीछे, ये ग्रांट में जो सारा पैसा जाता है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रही है, ठीक है, ये भी क्या है? ये सारे क्या होते हैं? मान लो डिफेंस में खर्चा कर रही है, ये सारा क्या है? ये सारा एक तरह का हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो, मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तब तुम्हें पता ही नहीं होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या फर्क है। ये सारा जो मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया, इन सब में से ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी है, ना ही हमारा कोई फ्यूचर में कैपिटल बन रही है जो हमें फायदा देगी, और ना ही हमारा उधार कम हो रहा है। ऐसी सारी चीजें किसमें आती है? रेवेन्यू में। अब आप बोलोगे सर फिर इंटरेस्ट क्यों आता है? देखो, इंटरेस्ट क्या चीज है? मैंने आपको लोन दिया, मैंने आपको बोला 50,000 मेरे से लोन ले लो, लोन कैपिटल में आएगा, बट उसके हर साल जो तुम्हें इंटरेस्ट दोगे मुझे, वो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है, वो मेरा कैपिटल नहीं है, वो मेरा रेवेन्यू है हर साल का, तो वो रेवेन्यू में आएगा। तो इसीलिए आपको क्लियर रखना है कि गवर्नमेंट को पैसा रेवेन्यू में कहाँ कहाँ से आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा या तो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगा ले, या नॉन टैक्स के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे किसी की कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वहां से प्रॉफिट आएगा, तो जहां पे मान लो किसी को लोन दिया तो वहां से इंटरेस्ट आएगा, या ग्रांट में गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है, तो वो सारे रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। और खर्चा कहाँ पर होता है? हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, हम ग्रांट किसी को दे रहे हैं, हम पेंशन दे रहे हैं, हम डिफेंस में दे रहे हैं, ये सारा किस में होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है।
इसी तरह जैसे इसका रेवेन्यू और रेवेन्यू का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर पार्ट है, इसी तरह कैपिटल का भी तो दोनों पार्ट होंगे ना। कैपिटल में भी पैसा रिसीव होगा, ठीक है, कैपिटल में भी पैसा रिसीव होगा और कैपिटल में भी खर्चा होगा, ठीक है। कैपिटल में, अब कैपिटल में पैसा रिसीव मतलब आपने किसी से पैसा लिया, उधार लिया, ठीक है, या आपने अपना एसेट बेचा, पैसा तभी आपके पास आएगा ना। गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा? कैपिटल वाला पैसा। मैंने कहा कैपिटल में वही पैसा आता है, या तो वो उधारी वाला पैसा होगा या गवर्नमेंट ने अपने एसेट बेचे होंगे। तो दो तरह से आएगा, एक तो होगा डेट वाला, उधार लेके। मान लो गवर्नमेंट ने उधार लिया, गवर्नमेंट किस किस से उधार ले सकते हैं? या तो इंटरनल डेट लेगी, इंडिया के अंदर से ही डेट ले लेगी, मान लो आरबीआई से, लोगों से जी सिक्योरिटीज बेच के, या एक्सटर्नल डेट, मान लो डब्ल्यूएमओ से ले लिया, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड बैंक से ले लिया, इन सब से हम लोन लें या डिफरेंट कंट्री से ले, ये सारा डेट है। तो ये किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। दूसरा आएगा नॉन डेट। नॉन डेट में क्या आएगा? मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी एक कंपनी बेच दी, डिसइन्वेस्ट कर दिया, कंपनी बेच दी, तो भाई जो कंपनी बेची उसकी वजह से हमारा एसेट बिका ना, पैसा तो आया, वो तो कैपिटल रिसिप्ट है, बट हमारा एसेट बिचा, तो डिस इन्वेस्टमेंट किस में आता है? नॉन डेट में आता है, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल खर्चा। कैपिटल खर्चा हम क्या करें? मान लो हमने किसी कंट्री को लोन दे दिया, तो हमने जिस कंट्री को लोन दिया वो हमने उसको पैसा ही दिया ना लोन की फॉर्म में, तो वो हमारा कैपिटल खर्चा हुआ। या हमने कोई भी कैपिटल गुड बनाया, कैपिटल गुड मतलब कोई एसेट बनाया, मान लो हम इंडिया ने कोई पोर्ट बना दिया, तो हमारा पोर्ट एक तरह का कैपिटल गुड है, वो हमें फ्यूचर में फायदा देगा, ठीक है, कैपिटल एसेट है, वो हमारा क्या खर्चा हुआ एसेट बनाने के लिए, वो किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ये सारे तुम्हें क्लियर कट अपने टिप्स में होने चाहिए। कोई भी पेपर हो इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। ये बेसिकली बजट है, ये मैं आपको बजट पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो भी बजट होता है, जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू में क्या है? गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट करी और रेवेन्यू खर्चा कहाँ पे। रेवेन्यू रिसिप्ट में वो सारा पैसा आता है जिससे कोई भी एसेट नहीं बन रहा और कोई भी लाइबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, उधार और एसेट का कोई लेना देना नहीं है, वो होता है रेवेन्यू पार्ट। इसमें रिसिप्ट में पैसा आप टैक्स से भी कलेक्ट करते हो और नॉन टैक्स से भी कलेक्ट करते हो। और एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने किसी को इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है, कोई सब्सिडी दे दी, कोई सैलरी दे दी, कोई ग्रांट्स दे दी, कोई पेंशन दे दी, कोई डिफेंस में दे दिया, ये सारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में वो पैसा आता है, मान लो कैपिटल क्या होता है? पैसा लेना किसे, तो पैसा में दो तरह से ही गवर्नमेंट ले सकती है, या तो कहीं से लोन लेगी तो वो हो गया डेट वाला, या दूसरा होगा डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, अपना कोई एसेट बेच दी। मैं क्या करूं? मैं अपनी गाड़ी आपको बेच दूं, ठीक है, तो मेरे पास पैसा आ गया ना, वो मेरे पास कैपिटल पैसा, क्यों? मैंने अपनी कैपिटल बेची है, वो गाड़ी से मैं बहुत काम ले सकता था, बट अब मेरे को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वो बेच दी। तो एक डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है डायरेक्ट उन्होंने कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल खर्चा होता है, मान लो मैंने किसी को लोन दे दिया, तो वो मेरा खर्चा जो हुआ लोन की फॉर्म में डायरेक्ट उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मान लो मैं कोई कैपिटल गुड या एसेट बना दूंगा, नई गाड़ी ले लेता हूँ, वो मेरे लिए एक एसेट है, तो वो किस में आएगा? कैपिटल गुड में, ठीक है, कैपिटल एसेट में आएगा, वो भी किसका पार्ट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ऑल दो ये सब अब फिस्कल पॉलिसी में नहीं आता है, बट ना ये चीजें इंटरलिंक्ड है और कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको टैक्स पढ़ा है ना, अब देखो टैक्स में मैंने आपको समझा दिया, देयर आर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है, उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम में लगता है, मान लो जैसे आपकी पर्सनल इनकम पे लग जाए तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। मान लो आपकी वेल्थ पे लग जाए, डायरेक्ट नॉन है वेल्थ टैक्स। मान लो आपकी कॉर्पोरेट है आपके पास, तो उस पर जो लगता है जाए कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास जीएसटी आ जाता है जैसे, ठीक है, सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी लगाता है सेंट्रल, ठीक है। उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, ये सारे किस में आ जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर समझानी है ना, वो होना है टैक्स की टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ध्यान से समझना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये समझ लो बस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम मूव करेंगे हमारी फर्दर चीजों की, जैसे फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्या हो गया, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। एक होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। देखो ये जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्टली फिजिकल पॉलिसी के साथ लिंक नहीं है इसका, बट फिजिकल पॉलिसी है ही बजट की फॉर्म में है, तो बजट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछ सकता है तुम्हें। और जब ये चीज तुमने पढ़ी होगी ना पेपर में जाने से पहले, जब एक बार तो हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ेंगे ना, उसको भी समझने में तुम्हें हेल्प मिलेगी। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, ठीक है। अब इन तीनों में क्या फर्क है? देखो प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ती इनकम के साथ टैक्स भी बढ़ेगा। मान लो आपकी इनकम पहले 5 लाख थी, तो मान लो 2% टैक्स था, अब 20 लाख हुई तो आपके 5% टैक्स है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़े, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा, मान लो जब आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स बढ़ना चाहिए था, बट इनकम बढ़ने के साथ टैक्स कम हो जाए, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। और प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है आपकी इनकम कुछ भी हो, वट एवर द इनकम, उसे कोई लेना देना है, टैक्स फिक्स है,
फिक्स टैक्स को बोलते हैं हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। आपकी कुछ भी इनकम उससे कोई लेन देन नहीं। प्रोग्रेसिव तो समझ आता है, मान लो मेरी इनकम बड़ी, गवर्नमेंट ने मेरे पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगी और गरीबों की मदद करेगी। रिग्रेसिव टैक्सेशन वहां पर लगती है, मान लो गवर्नमेंट को चाहिए कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करना, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा खासा काम करो, अच्छा खासा पैसा कमाओ, जितना ज्यादा आप रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा कमाओगे उतना हम आप पे कम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगी। अब प्रोपोर्शनल टैक्स वहां पर तो बहुत कम कंट्रीज यूज करते हैं, जितनी मतलब एक फिक्स टैक्स होता है, मतलब मान लो आप कितना मर्जी कमा रहे हो, आपके ऊपर एक फिक्स टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं, आपका रेवेन्यू कितना उससे कोई लेना देना नहीं है, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, देखो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बताई थी, क्योंकि कई बार यहाँ पर बजट से इस पोर्शन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमने साथ साथ कवर कर लिया। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, अब गवर्नमेंट का क्या चक्कर है, मान लो गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनो, मान लो गवर्नमेंट ने 500 रुपया रिसीव किया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने 1000 रुपया खर्चा कर दिया। क्या गवर्नमेंट ने 500 रुपया रिसीव किया, पूरी रिसीव जो थी गवर्नमेंट की सारी हर सोर्सेज से मिला के वो 500 थी, और गवर्नमेंट ने खर्चा कितना कर दिया, 1000 रुपया कर दिया। रिसीव 500 किया, खर्चा 1000 रुपया, तो ये जो 1000 माइनस 500 हुआ ना, ये गवर्नमेंट का डेफिसिट है। क्या है डेफिसिट, क्या है डेफिसिट, मतलब जब आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया ना, तो ये आपका डेफिसिट होता है। ठीक है, बट मान लो गवर्नमेंट ने 1000 रुपया रिसीव किया और गवर्नमेंट ने सिर्फ 500 रुपया खर्च किया, तो ये गवर्नमेंट का सरप्लस है। क्या है सरप्लस, मतलब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ, ये होता है सरप्लस। अब हमारा बजट में आपने सुना होगा बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। बजट सरप्लस तो डेवलपिंग कंट्रीज में होता ही नहीं, डेफिसिट ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है बजट डेफिसिट। अब हमें बेसिकली कुछ चीजें समझनी है बजट डेफिसिट के बारे में, क्योंकि यहां से भी पेपर में कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ चीज, अब मैंने आपको बोला एक बजट के दो पार्ट हैं, एक है रेवेन्यू पार्ट और एक है आपका कैपिटल पार्ट। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, पहले रेवेन्यू पार्ट की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू वाला खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है रेवेन्यू का खर्चा, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, रेवेन्यू में से जो पैसा आया वो कम आया, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेफिसिट ही होगा। ये इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, कई बार पेपर में ये पूछ लेता है व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, और ये मैं आपको रेडी कर रहा हूँ बजट भी समझने के लिए। जब पेपर में जाने से पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे समझोगे ना, इसलिए रेडी कर रहा हूँ आपको। तो रेवेन्यू खर्चे का वो भी मुझे पढ़ाना है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दो तो वो आपका क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब आपका जितना रेवेन्यू रिसीव हुआ वो कम था, बट आपने खर्चा ज्यादा कर, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है डायरेक्ट नोन है रेवेन्यू डेफिसिट। एक चीज होता है फिस्कल डेफिसिट, ये ध्यान से समझना फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता है कि मान लो आपने जो पूरा खर्चा किया, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपने जो पूरा खर्चा किया उसमें से आपने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, उसको से माइनस कर दो टोटल रिसिप्ट, जो आपने पैसा रिसीव किया। ठीक है, बट टोटल रिसीव में आपने बारोइंग नहीं लेनी है, एक्सेप्ट बारोइंग, उधार नहीं लेना है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेना है। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मान लो आपने खर्चा कर दिया 1000 रुपया, ठीक है, आपका पैसा जो कलेक्ट हुआ था वो 800 कलेक्ट हुआ था, ठीक है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने 1000 रुपया खर्चा कर दिया, आपका पैसा जो है 800 रुपया कलेक्ट है, इसका मतलब आपने 200 रुपया कहीं और से लिया होगा ना उधार, तभी तो 1000 रुपया खर्चा किया। ये जो 200 रुपया आपने उधार लिया ना, यही बेसिकली क्या होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये आपका फिस्कल डेफिसिट है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यार तुम्हारे पास से किसी महीने में 800 रुपया, बट तुम्हारा खर्चा हो गया 1000 रुपया, तो तुमने 800 रुपये में 1000 रुपया कैसे खर्चा कर लिया, तुमने 200 रुपया किसी से उधार ही लिया ना, तो वो जो उधार है ना वो फिस्कल डेफिसिट है। वही बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो आपने पूरा खर्चा किया उसमें से आप पूरी रिसिप्ट ले लो, बट उस रिसिप्ट में बारोइंग नहीं लेनी है जो आपने उधार लिया। बेसिकली उधार ही तो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली द बारोइंग। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जो आप उधार ले रहे हो। फिस्कल डेफिसिट इज टोटल बोरोइंग, जो आप क्या ले रहे हो, उधार ले रहे हो, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो टोटल बोरोइंग आपकी जो उधार है उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जो आपने खर्चा किया उसमें से रिसिप्ट को माइनस कर दो, बट रिसिप्ट में वो चीज नहीं लेनी है जो आपने बारो किया हुआ है। मान लो आपने 1000 रुपया खर्चा किया, ठीक है, और जो आपकी रिसिप्ट है, रिसिप्ट में तो आप उधार भी लेते हो ना, जैसे कैपिटल रिसिप्ट में उधार भी तो आता है, बट आपने जब आपने फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो उसमें से सिर्फ वही खर्चा माइनस करना है जिसमें आपने उधार लिया, वो नहीं लेना। तो फिर आप 1000 में से 800 माइनस करोगे तो 200 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। अगर ऐसे भी आप समझो आपके पास 800 रुपया था बट आपने 1000 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपने 200 रुपया किसी से उधार ही लिया। ये जो उधार आप लेते हो ना, इसको बोलते हैं हम क्या, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ये अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना। तो दो हमने कंसेप्ट समझे,
एक होता है हमारा, ध्यान से सुनना, एक होता है हमारा, सबसे पहले होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? आपका जो रेवेन्यू में खर्चा हुआ उसमें से आपने रेवेन्यू में जो रिसीव किया उसको माइनस करो। फिस्कल डेफिसिट होता है आपका जो टोटल खर्चा हुआ उसमें से टोटल रिसिप्ट माइनस करो, बट बारोइंग को नहीं लेना कि आपने जो उधार लिया वो उसमें नहीं डालना है। तो जो बेसिकली जो आपका उधार है ना वही आपका फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने FRBM एक्ट लाया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% जीडीपी के आसपास लेके आए। इसको बोलते हैं FRBM एक्ट लाया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो और क्या होते हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एक चीज होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट अच्छे से कंसेप्ट को समझना, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि बजट वजट पढ़ते ये टर्म आती है, फिस्कल डेफिसिट इतना है देश का, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? देखो मान लो हमने जो भी उधार लिया, ध्यान से सुनना, जो भी हमने उधार लिया, बेसिकली जो भी हमने बोरो लिया, जो भी हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट, यही बोलते हैं। इसमें तो कोई फर्क नहीं है किसी को। उधार में सबसे पहले हमने क्या करना होता है काम? उधार में सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है। मान लो इंडिया ने पिछले साल जो है किसी कंट्री से उधार लिया था, तो इस साल हमें जो हम उधार लेंगे उसमें सबसे पहले हमें पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। तो फिस्कल डेफिसिट में से सबसे पहले हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, तो फिस्कल डेफिसिट में जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट दूसरे देशों को करनी थी, वो हमारा बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। मतलब इस साल का हमारा डेफिसिट ये है, वो इंटरेस्ट पेमेंट तो हम पिछले साल की दे रहे हैं ना। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, मेरा 500 रुपया जो है वो मेरा इस साल खर्चा हुआ, ठीक है। मेरा जो, ध्यान से सुना, 500 रुपये मेरा इस साल खर्चा हुआ, 300 रुपया मेरा क्या था? 300 रुपया मेरा इस साल का रिसीव था। मेरा पैसा 300 रुपया मेरे पास था, 500 रुपया मैंने खर्चा कर दिया। अब मैंने इसको बियर करने के लिए 200 रुपया क्या किया? उधार लिया। ये मेरा आपका आ गया फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो मैंने, ध्यान से, ये जो मैंने 500 रुपया जो है ना, इसमें 200 रुपये में मैंने कुछ ऐसा पैसा भी देना है जो पैसा मेरा पिछले साल का उधार है। तो वो जो मैंने पिछले साल का उधार 50 रुपया देना था, वो अगर मैं इस साल के उधार में से माइनस कर दूंगा, एक्चुअली इस साल का मेरा उधार तो 150 है ना, इस साल का उधार तो 150 है ना, 50 तो पिछले साल का उधार था ना। तो जब भी हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है? मेन डेफिसिट हमारा इस साल का प्राइमरी डेफिसिट वो है, जब हम क्या करेंगे? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होती। ये 3 कंसेप्ट तुम्हें मैं ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एक और चीज समझा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़ाने के लिए, बट जो मेन आपको बजट समझने में काम आएंगे वो मैंने आपको बता दी। एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मतलब आपने जो रेवेन्यू में खर्चा किया, ठीक है, उसमें से आपने रेवेन्यू में जो आपको रिसीव हुआ उसको माइनस किया, वो आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब कई बार क्या होता है, जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा माइनस कर दो जो पैसा जो है ग्रांट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको देती है? स्टेट्स को। ग्रांट स्टेट्स को किस लिए देती है? फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट, फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट, ठीक है। कौन सा एसेट? कैपिटल एसेट, ठीक है। देखो होता क्या एसेट, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या आया? गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया और गवर्नमेंट को जो रिसीव हुआ उसको हमने माइनस किया, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आया, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें वो पैसा भी इंक्लूड है, कई बार क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को पैसा दे देती है। मान लो स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ दे दिया। अब उस स्टेट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को 500 करोड़ दिया, उससे 250 करोड़ मान लो स्टेट्स ने किसके लिए यूज किया? कैपिटल बनाने के लिए। तो वो तो कैपिटल एसेट बन गया ना आपका, तो वो तो रेवेन्यू का पार्ट होना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो बनता है दैट इज नोन एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। यार सिंपली सुनो, तुमने मेरे से लिया उधार, तुमने मेरे से 1000 रुपया उधार लिया, ध्यान से सुनना, 1000 रुपया उधार लिया, 1000 रुपया उधार में से 800 रुपया तुम क्या कर रहे हो? अब घर पे खा पी रहे हो, बट 200 रुपए की तुमने कोई ऐसी चीज ले ली जो तुम्हें फ्यूचर में काम आएगी। मान लो 200 रुपए की तुमने साइकिल ले ली, मान लेते हैं, ठीक है। तो साइकिल तो तुम्हारे लिए एसेट है ना, तो ये जो 200 रुपए ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं था, बट हमने तो इसको रेवेन्यू से माइनस ही नहीं किया। तो इसको हम रेवेन्यू डेफिसिट से जब हम माइनस कर देते हैं, वो पैसा जो स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो वो हमारे पास क्या बनता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारे लिए, बट ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा जब तुम बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसी चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। अगर अभी ही तुम्हारे दिमाग में होगा
तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये एक एक्ट है, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट हमने लाया था कब, 2003 का एक्ट है, ठीक है। 2003 में एक कमेटी बनाई थी जो EAS शर्मा ने चेयर करी थी। इस कमेटी ने हमें सजेस्ट किया था कि एक हमारे पास एक्ट होना चाहिए जो हमें बताएगा कि देश का फिजिकल डेफिसिट कितना। फिजिकल डेफिसिट देश की उधार को बताता है, बोरिंग को बताता है। एक देश की उधार बोरिंग फिक्स होनी चाहिए। इसके FRBM एक्ट क्या बोलता है कि एक देश का फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, अप टू 3% ऑफ GDP। तो GDP का 3% से ज्यादा जो है फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो पूरी गवर्नमेंट का डेट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है, ठीक है, जनरल गवर्नमेंट डेट जो है, जनरल गवर्नमेंट डेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उधार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उधार लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उधार लेती है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ FRBM एक्ट में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का उधार मिला के 60% जो है GDP से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 60% GDP से ऊपर नहीं होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों मिला के। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ उधार जो है वो 40% GDP से ऊपर नहीं होना चाहिए, 40% ऑफ GDP से। ये किसने बोला, FRBM एक्ट ने, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको जो फिजिकल डेफिसिट समझाया ना, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, देश कितना उधार ले रहा है। तो बेसिकली FRBM एक्ट हमने लाया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 का ये एक्ट ये बोलता है कि 3% GDP से ज्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। और जो भी जनरल गवर्नमेंट का डेट है, उधार है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का उधार मिला के वो 60% ऑफ GDP से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का सिर्फ उधार 40% ऑफ GDP से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो एक चीज और बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उधार ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उधार ले सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट इंटरनल डेट लेती है, देश के अंदर ही डेट ले सकती है। ये नहीं है कि आप पंजाब की गवर्नमेंट बोले मैं USA से डेट लूं, उधार लूं, वो नहीं ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनल भी ले सकती है, एक्सटर्नल भी ले सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इंटरनल डेट ले सकती है। ये फैक्ट याद कर लेना, ये कई बच्चों को पता नहीं होता, फिर दिक्कत आती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो हमने FRBM एक्ट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली, ठीक है। देखो क्या डेट ले सकती है गवर्नमेंट, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 292 ये बोलता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो, जो पार्लियामेंट एक अमाउंट स्पेसिफाई करेगा टाइम टू टाइम, उतना डेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है। और आर्टिकल 293 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी डेट जो है वो ले सकती है, बट इंटरनल सोर्सेज से ऑनली। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा नहीं है कि गवर्नमेंट उधार नहीं ले सकती, गवर्नमेंट बिल्कुल उधार ले सकती है, बट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एज सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा हमने जो अभी बजट पढ़ा, मैंने आपको अभी बजट समझाया, बजट का रेवेन्यू पार्ट है और एक्सपेंडिचर पार्ट है। तो बजट को हमारे जो हमारा बजट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ, उसके लिए बजट वर्ड कोई मेंशन है, उसके लिए वर्ड मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन सा हमारा जो आर्टिकल है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डील करता है, आर्टिकल 112। तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। देखो ये जो मैंने चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई है ना, फिजिकल पॉलिसी से नीचे आ गए, जैसे प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट या बजट के बारे में, ये सारा तुम्हें क्यों हेल्प करेगा, ये तुम्हें हेल्प करेगा बजट और जो तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे है वो समझने में। और जब वो समझ आएंगे तो ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है, क्योंकि पेपर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अभी ये सारा जो पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड्स और सेकेंड टॉपिक, जो हमने क्या पढ़ना था, जो हमारा टॉपिक है डेट इज मार्केट वर्सेस प्लांट इकोनॉमी, और उसको भी देखेंगे, प्लस हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। भाई इस इकोनॉमिक्स की सीरीज को ऐसे मत समझना, ये इकोनॉमिक्स की सीरीज तुम्हें इस तरह से पढ़ाई जा रही है ना कि अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठोगे, केएस में भी बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, ये पूरी नॉलेज वहां पर यूज होगी। तो ये ऐसी सीरीज नहीं है कि मतलब सोचो कि ये सिर्फ मैराथन सेशन है, दिस दैट। आप इसको अच्छे से कवर करो और इसके साथ जो करंट होगा वो पेपर में जाने से पहले करंट देख लेना, और कोई बुक के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करो। आप इसका कोई भी बुक आप इससे पढ़ लोगे ना, इसके साथ कोई भी बुक, कितनी भी टफ बुक इकोनॉमी की होगी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर तुम कहीं से भी पढ़ो, तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक बार जो सारा पढ़ा फिस्कल पॉलिसी का वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है हम मूव करेंगे टुवर्ड्स और नेक्स्ट टॉपिक। देखो एक मैंने मिसलिनियस का अभी सेशन रखा, 3 सेशन हमारे हो गए ना, 3 सेशन में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने माइक्रो में चलना है, डिमांड सप्लाई पे चलना है, इंडिफरेंस कर्व को देखेंगे, फिर आपका रिकार्डियन रेंट थ्योरी, और लास्ट में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया में हुए वो देखने, और उसके बाद एक मिसलेनियस का भी सेशन में लाऊंगा। जो जो छोटी मोटी चीजें बच जाएंगी जो सिलेबस से हट के बट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट।
सबसे पहले मैंने बताया कि फिस्कल पॉलिसी को जॉन मैनार्ड केनिस ने बोलता 1930 में कि हम क्या कर सकते हैं, रिसेशन को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स में मैंने सबसे आपको पहले बताया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को प्रमोट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, टैक्स को कम करेंगे। जितना टैक्स कम होगा उतना मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है, या हम स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे। कंट्रैक्शनरी इसका उल्टा, टैक्स बढ़ा देंगे, स्पेंडिंग कम कर देंगे। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या है? बैलेंस बजट का मतलब है कि जितना आपका रेवेन्यू है उतना ही आपका खर्चा है। अब आपको समझोगे बजट, अब मैंने आपको समझाया ना आपको, तो जितना आपका रेवेन्यू है उतना ही आपका खर्चा, वो होता है बैलेंस बजट। इसका मतलब वहां पर फिस्कल डेफिसिट नहीं होता, वहां पर कोई उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो होता है बैलेंस बजट। बट ऐसा थोड़ी होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में हमें खर्चा ज्यादा करना ही पड़ता है, क्योंकि हम कैपिटल खर्चा करें, अभी हम डेवलप करेंगे, हम अगर हम ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे देश बढ़ेगा ना। तो हमें खर्चा बहुत ज्यादा करना है, इसलिए हमें उधार लेना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ भी मैंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, और कंट्रैक्शनरी में आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। वो हमने देखा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखे, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि रिसोर्सेज ऑप्टिमल एलोकेशन हो उनकी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, प्रो साइक्लिक। काउंटर साइक्लिक मतलब जो हो रहा है उसके अपोजिट काम करो। अगर बूम है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड को कम करो। डिमांड कम करने के लिए टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, लोगों से पैसा खींच लो, डिमांड कम हो जाएगी। प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी होता है जो हो रहा है उसी को बूस्ट करो। अगर बूम हो रहा है तो टैक्स कम करिए और बूम करवाओ। रिसेशन हो रहा है, टैक्स बढ़ा के और रिसेशन कराओ। बट गवर्नमेंट जो है वो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, ये तो आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हो। फिस्कल काउंसिल एक परमानेंट बनाने के लिए बोला गया, इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, बट अभी तक कोई इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। पब्लिक फाइनेंस मतलब बजट की बात करें, बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू सिर्फ में कौन कौन से आते हैं, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से पैसा। टैक्सेस में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नॉन टैक्सेस में प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कोई भी ग्रांट रिसीव हुआ। एक्सपेंडिचर में हमारा आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा चला गया, सब्सिडीज, सैलरी, ग्रांट गिवन, पेंशन, इसमें और चीजें भी आती हैं। तुम्हें कोई भी पैसे का पता करना हो कि रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल आएगा, तो सोचो उस पैसे से क्या हो। जैसे मान लो रेमिटेंसीज आए, कोई बंदा यूएसए में काम कर रहा है और अपनी फैमिली को घर में पैसा भेज रहा है, वो होता है रेमिटेंसी। क्या उससे कोई एसेट बन रहा है? वो पैसा जब घर पे आएगा तो घर वाले उसको खर्च देंगे ना अपनी डे टू डे लाइफ में, उसे कोई एसेट नहीं, वो रेवेन्यू का पार्ट है। रेमिटेंसीज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, नॉन टैक्स में आएगा, वो भी टैक्स नहीं है तो नॉन टैक्स में आएगा। तो ये आपको ऐसे क्लियर करना है, जिससे कोई एसेट, जिससे कोई उधार कम हो रहा है या उधार बढ़ रहा है, या जिससे कोई आपका एसेट बिक रहा है, मतलब जो आपकी कैपिटल थी जिससे आप फ्यूचर में फायदा ले सकते हैं, वो बिक रहा है या वो बन रहा है, ऐसा सारा पैसा कैपिटल में आता है, उसको छोड़ के बाकी सारा पैसा रेवेन्यू में आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमने प्रोग्रेसिव टैक्स समझाया, रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है वो हमने कवर किया। फिर मैंने आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जो भी आपका रेवेन्यू में खर्चा हो उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट, जो टोटल खर्चा हो उसमें से टोटल जो आपने रिसीव किया वो माइनस करो, बट बोरोइंग, उधार नहीं लेना। बेसिकली उधार ही तो फिस्कल डेफिसिट है ना, तो टोटल बोरोइंग ही आपका फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट है उस फिस्कल डेफिसिट में जो पैसा आपने पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे दिया, पीछे जो आपका पैसा जो उधार लिया था उसकी इंटरेस्ट, वो आपका आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा माइनस करो जो स्टेट्स को ग्रांट दी गई है कैपिटल एसेट बनाने के। एफआरबीएम एक्ट जो है 2003 का, वो बोलता है कि 3% जो हमारा जीडीपी का है वो हम किस में रखेंगे, जीडीपी का 3% जो है हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को इतना मेंटेन करना है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आपको 40%, और ओवरऑल जो हमारा जनरल जो हमारा डेफिसिट है वो किसके ऊपर नहीं होना चाहिए, वो हमारा 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात भी यहाँ पर बोली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्या चीजें, डेट की बात हमारे आर्टिकल 292 में बोली गई है कि हमारा जो डेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों से ले सकती है, बट पार्लियामेंट टाइम टू टाइम सजेस्ट करेगा कितना ही होना चाहिए। फिर हमने एक और देखा कि 293 हमारा आर्टिकल ये बोलता है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंटरनल डेट ले सकती है, वो एक्सटर्नल डेट नहीं ले सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट जो है आपका, उसकी बात कहां पर की गई है, उसकी बात हमारी आर्टिकल 112 में की गई है, ठीक है। ऐसे तो फाइनेंस कमीशन वगैरह भी है, आर्टिकल 280, ठीक है। आर्टिकल 280 आपके फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं ना, आर्टिकल 280, ठीक है, कि हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन जो है वो बैठेगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है वो बैठेगा, वो डिसाइड करेगा। अब जो ये रेवेन्यू गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, ये गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू आया, टोटल रेवेन्यू जो आपका आया बजट में, इस रेवेन्यू को सेंटर और स्टेट किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनती है, ठीक है। आप मुझे बताओगे प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन कौन सी है और इसको कौन चेयर कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
प्लान्ड इकोनॉमी वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। तो उन दोनों का ऑल्दो मैंने ये पहले ही पढ़ाया था, जब आपका पहला सेशन था ना, कौन से वाला पहला सेशन जिसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पर चीजें पढ़ाई हैं, बट अब मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ये सब भी समझा दिया है, अब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसलिए अगर मैं बात करूं, पहला अगर मैं देखूंगा रिसोर्सेज की ऑनरशिप किसके पास है, पहला एक फैक्टर देखूं रिसोर्सेज की ऑनरशिप किसके पास है। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी होता है ना, उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे कौन ओन करता है, स्टेट ओन करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ओन करते हैं, रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। जैसे यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो पहले था, या नॉर्थ कोरिया, सारे रिसोर्सेज जो है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो कौन ओन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, या बिजनेसमैन, जैसे यूएसए में कंपनीज हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट की होगी, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, डिसीजन मेकिंग खुद बिजनेसमैन जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका ही डिसीजन होगा, ठीक है, यहाँ पे बिजनेसमैन डिसाइड करेंगे। अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज एलोकेट कैसे होंगे, वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस तरह, मतलब सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी में सारा कुछ गवर्नमेंट देखती है, और यहाँ पर सारा कुछ जो है वो कौन देखते हैं, बेसिकली वो देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई वाला फैक्टर, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइस है, अगर मैं बात करूं एक प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करे किस चीज का कितना प्राइस होगा, बट मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, और जिस चीज की कम डिमांड होगी उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट डिसाइड करते हो, प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्लान्ड इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट होगी कि मार्केट इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट होगी, उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, बट मार्केट इकोनॉमी में लोगों का वेलफेयर नहीं देखा जाता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। और देखो मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी में दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जिसको मैंने आपको बोला था मार्केट इकोनॉमी जो कैपिटल इकोनॉमी लेज़र फेयर भी कहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। तो मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां पर जो पूरी इकोनॉमी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में चलेगी, ठीक है। अगर वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में चल रही है, तो जिस चीज मान लो कोई अच्छी किसी ने इन्वेंशन करी, उसकी वो अच्छी चीज है, डिमांड उसकी बढ़ते जाएगी, वो बंदा अमीर होता जाएगा, बाकी दुनिया तो गरीब ही रहेगी ना। तो जो मार्केट इकोनॉमी है वहां पर इंडिविजुअल प्रॉफिट ज्यादा देखा जाता है, और जब भी इंडिविजुअल प्रॉफिट ज्यादा देखा जाएगा, 1% का प्रॉफिट देखा जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, तो वेलफेयर नहीं होगा। तो प्लान्ड इकोनॉमी में वेलफेयर होता है लोगों का, बट यहाँ पर वेलफेयर की बात नहीं होती है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बात होती है, मतलब एक इंडिविजुअल जो होगा वो कोशिश करेगा मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रॉफिट कमा लूं। ये मेन डिफरेंसेस है प्लान्ड और मार्केट। क्या प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी रिसोर्स हैं वो किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास, कोई भी डिसीजन मेकिंग है वो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट होंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइसेस किस तरह से एलोकेट होंगे। एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम होती है, क्यों एफिशिएंसी इसलिए कम होती है क्योंकि जो है मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस में चल ही नहीं रहा, गवर्नमेंट डिसाइड करिए तो वो कैसे एफिशिएंट होगा, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। गवर्नमेंट बहुत डोमिनेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और इसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन में पैसा तो लोगों का वेलफेयर देखा जाता है, बट मार्केट इकोनॉमी में वेलफेयर नहीं होता, वहाँ पे होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देखा जाता है, बिजनेसमैन अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, इस पे बात होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में यहाँ पर चीजें चलती हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इंडिया आ जाता है। इंडिया जो है ना वो पूरी प्लान्ड इकोनॉमी है। जैसे प्लान्ड इकोनॉमी की एग्जांपल है जैसे क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सारे जो है, या यूएसएसआर जो पहले सोवियत यूनियन होता है, रशिया भी पूरी प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है। बट अगर हम बात करें जो हमारी मार्केट इकोनॉमी, उसमें यूएसए, ये सारी किसमें आ जाती है, मार्केट इकोनॉमी में आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो इंडिया वाला केस है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी का केस है, ठीक है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी का केस है। मिक्स्ड इकोनॉमी का केस मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या फीचर है, मतलब इंडिया में को एग्जिस्टेंस होगी, पब्लिक भी होगा प्लस प्राइवेट सेक्टर भी होगा। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट के सेक्टर भी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी एग्जिस्ट करती है और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं, प्राइवेट वाली भी, ठीक है। तो दोनों जो है को एग्जिस्ट करती हैं। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है और मार्केट फोर्सेज भी चलती है। ऐसे तो चीज़ों डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलती हैं, बट जब कोविड आया था तब डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलती हैं, तो अमीरों को फायदा मिलना था, तो वैक्सीन गरीबों को कहाँ मिलनी थी, नहीं मिलनी थी। तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पर क्या करती है, खुद प्लानिंग भी करती है। तो मतलब ये कम्बिनेशन है, यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है, मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग भी करती है, ठीक है, जस्ट लाइक इन प्लान्ड इकोनॉमी, और मार्केट मैकेनिज्म भी चलता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में भी चीज़ें चलती हैं, ये दोनों का रहता है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी होता है, बट एक लिमिट तक। पहले गवर्नमेंट देखती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में चलना चाहिए, बट जब गवर्नमेंट को लगता है लोगों का वेलफेयर प्रमोट नहीं हो रहा, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करना शुरू हो जाती है। फिर सोशल वेलफेयर यहाँ पर भी देखा जाता है, तो सोशल वेलफेयर ओरिएंटेशन भी होते हैं, बट
ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सोशल वेलफेयर देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि ग्रोथ भी बढ़े, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी बढ़े, बट इसके साथ साथ जो है सोशल वेलफेयर भी लोगों का देखा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, इनोवेशन भी बढ़ानी है, बट उसके साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी देखना है। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है यार, आप समझ गए हो ना। अब पेपर में ये यहाँ से जो टॉपिक में क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल ही आएगा और वो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको पता चल गई, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जैसे मान लो जो है जर्मनी जो है, ठीक है, वो भी सोशल मार्केट इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करती है। ठीक है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम भी इसकी एग्जांपल है, उसमें भी थोड़ा सा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में बैलेंस बना के चीजें चलती हैं। ठीक है, जापान भी कुछ हद तक इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन मेन इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया था, आज वापस बता देता हूं, तीन मेन है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट जिसको लेजर फेयर भी कहते हैं। दूसरा आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सारा जो है वो किस पे छोड़ दिया है, गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। और तीसरा आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको 15 बार समझा चुका हूँ, लास्ट बार आपको समझाऊं ताकि दिमाग में बैठ जाए। अगर मैं ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पर पूरा प्राइवेट ऑनरशिप होगा कैपिटलिस्ट में, यहाँ पर पूरा स्टेट ऑनरशिप होगा या कलेक्टिव ऑनरशिप, यहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप मिला के होगा। गवर्नमेंट की यहाँ पर मिनिमम इंटरवेंशन होगी, यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल होगा और यहाँ पर एक्टिव रोल होता है, मतलब जब जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट वहां पर रोल पार्टिसिपेट करती है। कैपिटलिस्ट में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे, यहाँ पर स्टेट डिसाइड करेंगे, यहाँ पे दोनों मार्केट फोर्सेस और जो है गवर्नमेंट प्लानिंग डिसाइड करती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मोटिव होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाना है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं, एब्सेंट होता है प्रॉफिट मोटिव, वेलफेयर पे फोकस किया। यहाँ पर दोनों चीजें, प्रॉफिट मोटिव भी देखो, प्रॉफिट मोटिव होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और वेलफेयर नहीं होगा तो भी गरीब तो गए। तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस ज्यादा होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज अवेलेबल है। बट प्लान इकोनॉमी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो यहाँ पर वाइड कैसे अवेलेबल होंगी। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया में अगर मीडिया ही बंद है, फेसबुक अगर मान लो इंस्टाग्राम ही बंद है, तो लोगों के पास चॉइस तो कम है। यहाँ पर चॉइस कम होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में चॉइस कम होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चॉइस ज्यादा होती है। यहाँ पर मॉडरेट चॉइस होती है, कुछ चीजों में होती है, कुछ में नहीं होती। यहाँ पर सोशल वेलफेयर बिल्कुल नहीं देखा जाता लोगों का। ठीक है, इंडिविजुअल सक्सेस की बात हो जाती है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर अच्छा खासा देखा जाता है, यहाँ पे बैलेंस अप्रोच चलती है। ठीक है, यहां पर देखो जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी ना, वहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। ये फर्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यार अगर प्राइवेट ओनरशिप है, अगर एक अच्छी कोई कंपनी है तो वही पैसा कमाई जा रही, तो वो तो रिच होता जा रहा है दिन ब दिन, बाकी सब थोड़ी रिच होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत कम होती है, क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट सबका वेलफेयर देखती है। यहाँ पे मॉडरेट इनइक्वालिटी होती है और स्टेप लिए जाते हैं ताकि इनइक्वालिटी कम हो। सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कहाँ पर होगी? सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम लेजर फेयर इकोनॉमी है। ठीक है, ये भी क्लियर कर लेना। तो मैंने अपने एंड पे तुम्हें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर आपको सेशन पसंद आया, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। अगर पढ़ने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इकोनॉमी के जो ऑलरेडी 2 सेशन अपलोडेड हैं, प्लीज उनको भी देख लो, साथ साथ उनको कवर कर लो। बाद में फिर डिले हो जाएगा, मैंने इसके बाद और सेशंस भी लेने, जैसे स्टैट्स वगैरह के भी प्लान है, बट आप ये कवर करोगे तो फिर उन पर मैं जाऊंगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, जो FA वाले बच्चे हैं, गूगल में जाओ, awakeningclasses.in लिखो, वहां पर सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। awakeningclasses.in गूगल में लिखना है, आपको सामने FA के टेस्ट मिल जाएंगे, वहां पे जाके टेस्ट दो। जैसे अकाउंटेंसी का टेस्ट जो है, अभी कल मैंने सेक्शन टेस्ट अपलोड किया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेटेस्ट ट्रेंड पे, वहां पर पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन डाले, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी और भी जैसे जनरल साइंस के मैराथन सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। जनरल साइंस फाइनेंस वाली प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है यूट्यूब में, वहां पर जाके देख सकते हो। जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे जम्मू कश्मीर, उसके भी मैराथन सेशंस अवेलेबल है, और भी मैंने बड़ी तरह से पढ़ाया हुआ है, आप उन जाके सेशंस को सभी देख सकते हो। बाकी आप साथ साथ चीजें कवर करो, साथ साथ जो है, ताकि आपके टॉपिक्स जो है आपके पास पहुंचते रहेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि इन सेशन को साथ साथ कवर करो, और अगर चीजें समझ आती हैं तो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।